जब भी घुसपैठ के 5 चरणों की बात होगी, इसकी शुरुआत पूर्व परीक्षण से होगी। इस प्रारंभिक चरण में हमलावर अपने लक्ष्य को समझने के लिए कई कारकों से जानकारी प्राप्त करता है। हमलावर भी काफी विवेकपूर्ण कार्य करने लगे हैं और कभी-कभी कंपनी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर इस हमले की जिम्मेदारी संगठन के अंदर किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। दूसरा चरण धावा बोलने का है। इस तरीके से घुसपैठिए चुपचाप एक सिस्टम पर आक्रमण करते हैं। एक बार अनजान पीड़ित के दायरे में जाने के बाद हमलावर कमियों वाले कंप्यूटर्स में लक्षित मालवेयर डाल देते हैं। अगला है खोज। अब हमलावर छिपके रहते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए आराम से काम करते रहते हैं। फिर वही अंदर से संगठन की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं और एक युद्ध रणनीति बनाकर एक साथ कई समानांतर हमले कर देते हैं। हासिल करने का काम आमतौर पर हमलावर करते हैं। हमलावर असुरक्षित सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे डेटा हासिल करते रहते हैं, पीड़ित उपक्रम को बिना खबर हुए। वो डेटा चोरी करने या कामकाज बाधित करने के लिए मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अंत में आता है एक्सफिल्ट्रेशन। इस स्तर पर हासिल की गई जानकारी को हमलावर दल के पास विश्लेषण और शायद भविष्य में उपयोग और धोखाधड़ी के लिए भेजा जाता है। खैर राजेश, अब तक हमने जो भी चर्चा की है वो पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट उपयोग करते वक्त ब्लेंडेड थ्रेट्स भी आते हैं। ब्लेंडेड थ्रेट्स ये क्या होते हैं मैम? ब्लेंडेड थ्रेट्स का उपयोग साइबर विशेषज्ञ कई प्रोग्राम्स को संयोजित करने जैसे वायरस और ट्रोजन्स में करते हैं ताकि कंप्यूटर को पूरी तरह तबाह कर सकें। वो ऐसा कैसे करते हैं मैम? मीडिया के कई माध्यमों से ज्यादा जागरूकता के चलते उपयोगकर्ता पारंपरिक खतरों के बारे में समझदार हो गए हैं, पर ये अंत नहीं है। साइबर अपराधी इस दौड़ में आगे रहने के लिए तरीके और साधनों की लगातार खोज करते रहते हैं। मौजूदा वक्त में वर्म्स, ट्रोजन्स और वायरसेस तथा दूसरे मालवेयर के सभी घटकों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा क्षति करना और खतरे के पकड़े जाने को मुश्किल बनाना और उसकी सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, ब्लेंडेड थ्रेट्स हमले के परिष्कृत रूप हैं जिसमें वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस और मैलिशियस कोड के सबसे बुरे पक्षों को मिलाकर एक खतरा बनाया गया है। ब्लेंडेड थ्रेट्स की पहचान ये है कि वो इन्फेक्टेड सिस्टम या नेटवर्क को खराब कर कई माध्यमों के जरिए फैलते रहते हैं। वेबसाइट्स के लिंक जहां से मालवेयर या स्पाईवेयर गुप्त रूप से कंप्यूटर में डाउनलोड किए जाते हैं, स्पैम ईमेल्स या त्वरित संदेशों के जरिए फैलाए जाते हैं और ब्लेंडेड हमले का ही रूप है। ब्लेंडेड हमले की गंभीरता को मोबाइल ऑपरेटर के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे कुछ ही दिनों में 1 करोड़ का नुकसान हुआ। घटना के मुताबिक उपभोक्ताओं को हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल अलर्ट्स मिले थे। जब उन्होंने उन नंबरों पर वापस कॉल किया तो उन्हें एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। हकीकत में वो जिस नंबर को डायल कर रहे थे वो एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह फोन सेवा थी और 1 मिनट का कुछ $, खर्च आ रहा था। बिल मिलने के बाद जब तक उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, उससे पहले ही उनके ऑपरेटर ने उपग्रह कंपनी को भुगतान कर दिया था। हालांकि ऑपरेटर ने अपने पास से उपभोक्ताओं के पैसे वापस कर दिए, पर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्लेंडेड थ्रेट में लक्षित कंप्यूटर पर अटैचमेंट के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है। अटैचमेंट में प्रारंभिक पेलोड एक वायरस हो सकता है।
इसमें वर्म वाली क्षमता भी हो सकती है जो मूल इन्फेक्शन के बाद फैलने लगती है। ब्लेंडेड थ्रेड प्रोग्राम्स के प्रत्यक्ष उदाहरणों में कोड रेड और बगबेयर शामिल हैं। आधुनिक मालवेयर में ज्यादातर हिस्सा ब्लेंडेड थ्रेड्स का ही है, हालांकि उन्हें वर्म या वायरस नाम से संबोधित किया जाता है। ये बॉटनेट्स के साथ विशेष रूप से सही है, जहां कई तरह से हमले होते हैं और फैलने के माध्यम होते हैं। ट्रोजन हॉर्स की तरह कार्यक्षमता और फिर एक समन्वित डिनायल ऑफ सर्विस अटैक शुरू करने की क्षमता होती है। तो हमें इस तरह के खतरों से भी सतर्क रहना चाहिए। बेशक राजेश, चलो अब मैं तुम्हें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में बताती हूँ। ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या है मैम? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट पर कोई विशेष वेबसाइट जो और दिन तो जल्दी खुल जाती थी, पर उस दिन कई बार प्रयास के बावजूद नहीं खुल रही और तुम अपनी परीक्षा का परिणाम नहीं देख सकते जो अभी अभी घोषित किया गया है और वेब पर डाल दिया गया है? दूसरे कारकों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और सब वेबसाइट लिंक पर एक साथ क्लिक करने लगते हैं। मशीन या नेटवर्क पर एक साथ ज्यादा लोगों की भीड़ उसे पहुंच से बाहर कर देती है। तुम इसे सड़क पर होने वाले ट्रैफिक जाम से भी समझ सकते हो, जहां एक साथ कई कार सड़क पर आ जाती हैं। ये एक उदाहरण है जब वेबसाइट अपनी स्वयं की अपर्याप्तता की वजह से उपलब्ध नहीं है। हालांकि डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमला मैलिशियसली निर्देशित ट्रैफिक से छोड़ा जाता है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर पर और इस पर इतने ज्यादा अनुरोध आ जाते हैं कि नतीजतन ये अपर्याप्त हो जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक नेटवर्क या सर्वर से इन अनुरोधों को प्रमाणित किया जाना चाहिए, पर उन्हें वापसी का पता अमान्य मिलता है। नतीजतन सर्वर कनेक्शन को बंद करने से पहले अमान्य पते पर प्रमाणीकरण की स्वीकृति के लिए भेजता रहता है और उनके इंतजार में व्यस्त हो जाता है। हमलावर इस तरह के प्रमाणीकरण के संदेश लगातार भेजना जारी रखते हैं। मशीन या नेटवर्क ट्रैफिक को उस क्षमता से अधिक नहीं संभाल सकता जो इसके लिए बनाया गया है। फिर इसके काम की रफ्तार धीमी हो जाती है और ये तब तक वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध रहता है जब तक हमला होता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम भेजने वाले को पुष्टि करना चाहते हो कि तुम्हें मांगा गया सामान मिल गया है, पर दिया गया वापसी का पता अमान्य है। तुम्हें पेज बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि तुम पुष्टि नहीं भेज देते। जब मशीन या नेटवर्क पर भीड़ बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक कहते हैं। ऐसे हमले इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक ही समय में कई हमलावरों को रोकना और उनसे निपटना असंभव हो जाता है। DOS अटैक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्मर्फ अटैक, SYN अटैक, पिंग ऑफ डेथ अटैक, टीयर ड्रॉप अटैक, फ्रैगल अटैक। तो हमें ऐसे शैतानों से भी सतर्क रहना है मैम। बेशक राजेश, पर अभी तो और भी हैं। रैनसमवेयर के बारे में सुना है कुछ? रैनसमवेयर, ये क्या होता है नंदिता मैम? रैनसमवेयर एक परसिस्टेंट मालवेयर है जो सिस्टम में लगातार गड़बड़ी पैदा करता रहता है। सोचो कि तुम अपने कंप्यूटर पर इस स्क्रीन को खोज रहे हो या शब्दों को ऐसे रख रहे हो। जब रैनसमवेयर तुम्हारे सिस्टम में पहुंच जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, स्क्रीन नहीं बदलेगी। तब तुम समझ जाओ कि ये रैनसमवेयर हमला है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने चेतावनी को लगातार अनदेखा किया था और सिस्टम का बैकअप नहीं लिया था, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे मामलों में आपके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है,
अपराधी की मांगों को स्वीकार करना। आमतौर पर रैंसमवेयर किसी सिस्टम में एक मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट, एक इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और मैलिशियस वेबसाइट या लिंक के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। जब सिस्टम रैंसमवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। उपयोगकर्ताओं की फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाती हैं या कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं तक उपयोगकर्ता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। रैंसमवेयर पॉपअप भेजना शुरू कर देगा जिसमें कंप्यूटर की सेवाएं उपयोगकर्ता के लिए फिर बहाल करने के एवज में फिरौती की मांग की जाएगी। इसके अलावा रैंसमवेयर आधारित कुछ एप्लीकेशंस ये दिखावा करती हैं कि पुलिस या सरकारी एजेंसी है और दावा करते हैं कि उपयोगकर्ता का सिस्टम सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है और इसे फिर शुरू करने के लिए जुर्माना या फीस भरनी पड़ेगी। एक प्रकार के रैंसमवेयर वानाक्राई के हमलों ने साइबर सुरक्षा में कमियों को उजागर किया। ये अभी हाल ही की घटनाएं हैं। इसने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या आसान शब्दों में JNPT पर हमला कर दिया था। 3 में से 1 टर्मिनल का कामकाज प्रभावित हुआ था। ये हमला वैश्विक स्तर पर एक बड़े रैंसमवेयर हमले का हिस्सा था जिसने तमाम रूसी तेल कंपनियों, यूक्रेन के बैंकों और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों, संक्षेप में MNCs का कामकाज बंद कर दिया था। हालात को सामान्य करने में काफी वक्त और मेहनत लगी। इससे पता चल गया कि इतने बड़े स्तर पर रैंसमवेयर हमले के लिए कृत संकल्पित हमलावरों को काफी सामंजस्य बनाना पड़ा होगा। वैश्विक स्तर के संस्थानों या महत्वपूर्ण सूचना संरचना को नुकसान पहुंचाने के लिए सुरक्षा को लेकर उठाए गए तमाम सर्वोत्तम उपायों के बावजूद। रैंसमवेयर से बचने के लिए क्या करना चाहिए नंदिता मैम? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जरूरी है कि हम संदिग्ध फिशिंग ईमेल्स पर क्लिक न करें। ये खतरे तब पैदा होते हैं जब हम कम सोचते हैं और हर तरह की वेबसाइट्स पर खुशी से क्लिक कर देते हैं। इन्हीं साइट से खतरे हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं। रैंसमवेयर हमले मुख्यतः इसी तरीके व माध्यमों से किए जाते हैं। अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं है, वरन ऐसा करने के लिए सख्त सुझाव दिया जाता है। अगर तुम इस हमले का शिकार हो जाते हो तो तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जो ड्राइव इन्फेक्ट हुई है उसे मिटा दो या हटा दो या फॉर्मेट कर दो और अपने बैकअप से फाइल्स को फिर से लोड कर लो। तो हमें सिस्टम का बैकअप भी जरूर रखना चाहिए। हाँ, पर तुम्हें अंदरूनी खतरों और हमलों से भी सावधान रहना चाहिए। अंदरूनी खतरे और हमले वो क्या होते हैं नंदिता मैम? राजेश, किसी भी संगठन के अंदर भी लोग होते हैं जो नेटवर्क संचालन में विशेषज्ञ हो सकते हैं। हमने रामायण की वो कहानियां खूब सुनी हैं जिसमें कहा गया है कि रावण के पतन की वजह उसका अपना भाई था जिसने राम को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई थी। साइबर स्पेस में भी यही हाल है। एक पूर्व कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से दूसरी कंपनी को जानकारी दे सकता है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अंदरूनी हमला एक सामान्य घटना है, पर दूसरे हमलों की तरह नहीं है। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि लंबे वक्त तक इसे खोज पाना या इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम तब तक किसी पर संदेह नहीं करते जब तक किसी उल्लंघन का पता नहीं चल जाता। हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि उल्लंघन से उबरने की कीमत तब तक चुकानी पड़ती है जब तक उसका पता नहीं चल जाता। वो कौन लोग होते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में कोई खतरा पैदा कर देते हैं, और ये कैसे होता है?
और हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है नंदिता मैम? वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई या कोई जो छोड़कर चला गया है। वो तुम्हारे संगठन के सिस्टम में घुसपैठ कर खराबी पैदा कर सकता है। ज्यादातर संगठनों में कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जिन्हें कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। अनजाने में डेटा उल्लंघन इस बात पर निर्भर करेगा कि इन अधिकारों को संभालने के लिए ये लोग कितने सावधान और सतर्क हैं। डेटा का दुरुपयोग करने के ज्यादातर मौके इन्हीं लोगों के पास हैं। संगठन में बड़ी संख्या में आगंतुक भी आते हैं जो सिस्टम को ठीक करने या मेंटेन करने आते हैं। इन लोगों को भी उन सिस्टम में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। बनावट या डिफ़ॉल्ट से संबंधित सारी प्रक्रियाएं सही जगह पर होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। हमने तीसरी श्रेणी के लोगों के बारे में चर्चा की थी। वो भी अंदरूनी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये वैसे कर्मचारी होते हैं जो किसी वजह से उनकी सेवाएं खत्म होने या बेहतर मौके की तलाश में संगठन छोड़ देते हैं। उनकी आत्मा बार बार उन्हें पिछले साहब या संगठन से बदला लेने के लिए उकसाती रहती है। कभी कभी प्रशासक उनके सिस्टम में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना भूल जाता है और उनका प्रवेश पहले की तरह जारी रहता है, जिससे काफी हानि होती है। अब यहीं समाप्त करते हैं। तब तक तुम नीचे दिए गए चित्र में वेक्टर्स के स्कोर को देखो जो सूचना प्रणाली पर हमला करने वाला है। इन वेक्टर्स में से ज्यादातर के बारे में हमने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के इस भाग में समझ लिया है। बाकी बचे वेक्टर्स के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अब तक हमने जो भी सीखा है उसके बारे में जानने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। मूल खतरों से बचाव के लिए साइबर में शुद्धता और उपयोगकर्ता के पास कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती थी, पर नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कई चरणों में सुरक्षा जरूरी है, जिसमें खतरों की गंभीरता, ज्ञान और आवश्यक निपुणता जैसे सुरक्षा कवच शामिल हैं। दृश्य में अभिनेता से मतलब उन हमलावरों से है जो नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे के सिस्टम में घुसना चाहते हैं। निजी कंपनियां और उद्योग वित्तीय लाभ या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की वजह से औद्योगिक जासूसी के सबसे बड़े शिकार हैं। सिविल समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी खोने या ब्लैकमेल होने का डर रहता है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वैसे घुसपैठिए होते हैं जो सिस्टम में एंटीवायरस होने के बावजूद हमला कर सकते हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए पहले मूल खतरों से बचाव के बारे में बात करते हैं। एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट या संक्षेप में एपीटी एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसका उपयोग हमले के एक अभियान को बताता है, जिसमें एक घुसपैठिया या घुसपैठियों का दल एक नेटवर्क पर अवैध अधिकार कर लंबे समय तक बने रहते हैं ताकि संवेदनशील डेटा हासिल कर सकें। जब भी घुसपैठ के 5 चरणों की बात होगी, इसकी शुरुआत पूर्व परीक्षण से होगी। इस प्रारंभिक चरण में हमलावर अपने लक्ष्य को समझने के लिए कई कारकों से जानकारी प्राप्त करता है। हमलावर भी काफी विवेकपूर्ण कार्य करने लगे हैं और कभी-कभी कंपनी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर इस हमले की जिम्मेदारी संगठन के अंदर के किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। इस तरीके से घुसपैठिए चुपचाप एक सिस्टम पर आक्रमण करते हैं। एक बार अनजान पीड़ित के दायरे में जाने के बाद हमलावर कमियों वाले कंप्यूटर्स में लक्षित मालवेयर डाल देते हैं। पता लगाने के स्तर पर हमलावर छिप के रहते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए आराम से काम करते हैं।
फिर वहीं अंदर से संगठन की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं और एक युद्ध रणनीति बनाते हैं और फिर एक साथ कई समानांतर हमले कर देते हैं। हासिल करने का काम आमतौर पर हमलावर करते हैं। हमलावर असुरक्षित सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे डेटा हासिल करते रहते हैं, पीड़ित उपक्रम को बिना खबर हुए। इस स्तर पर हासिल की गई जानकारी को हमलावर दल के पास विश्लेषण और शायद भविष्य में उपयोग और धोखाधड़ी के लिए भेजा जाता है। फिशिंग हमले के विपरीत, जहां हमलावर किसी क्रम रहित पीड़ित को फंसाने के लिए बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड ईमेल्स भेजते हैं, एक एपीटी हमला एक भारी भरकम लक्ष्य तलाशता है और लक्ष्य उद्यम के बुनियादी ढांचे के भीतर कमियों की खोज में लगा रहता है। ब्लेंडेड थ्रेड्स का उपयोग साइबर विशेषज्ञ कई प्रोग्राम्स को संयोजित करने, जैसे वायरस और ट्रोजन्स में करते हैं, ताकि कंप्यूटर को पूरी तरह से तबाह कर सकें। डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमला मैलिशियसली निर्देशित ट्रैफिक से छोड़ा जाता है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर पर और इस पर इतने ज्यादा अनुरोध आ जाते हैं कि नतीजतन ये अपर्याप्त हो जाती है। जब रैंसमवेयर तुम्हारे सिस्टम में पहुंच जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, स्क्रीन नहीं बदलेगी, तब समझ लेना चाहिए कि ये रैंसमवेयर हमला है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने चेतावनी को लगातार अनदेखा किया था और सिस्टम का बैकअप नहीं लिया था, तो बहुत बुरा लगता है। एक प्रकार के रैंसमवेयर WannaCry के हमलों ने साइबर सुरक्षा में कमियों को उजागर किया। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। इसने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या आसान शब्दों में JNPT पर हमला कर दिया था। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है, जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।